ये बात है दिसंबर 1990 के सर्दियों के दिन की। राज, जो कानपुर के एक प्रतिष्ठित संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर तैनात था, उसे अपने दोस्त विशाल के शादी में शामिल होने के लिए सपरिवार उदयपुर जाना था। पहले तो उसका प्लान ट्रेन से जाने का था, लेकिन टिकट ना मिलने के वजह से वो अपने पत्नी श्रद्धा और बेटे अंकित के साथ अपने निजी कार से ही उदयपुर जाने का फैसला किया। हालांकि राज के इस फैसले पर श्रद्धा बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन जिद्दी पति के साथ माथापच्ची करने से बेहतर उसे उसकी बात मान लेना ही सही लगा। चूंकि शादी दूसरे ही दिन थी, तो राज, श्रद्धा और अंकित उसी रात 8 बजे उदयपुर के लिए रवाना हो गए। कानपुर से लगभग 100 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे 27 पर ओवरलोडेड ट्रक पलट जाने की वजह से रास्ता बंद था और काफी भीड़ लगी हुई थी। राज अपने गाड़ी से निकलकर भीड़ की तरफ बढ़ा तो पता चला कि वो ओवरलोडेड ट्रक यहीं के लोकल 2 लड़के जो बाइक पे सवार थे उनके ऊपर पलट गया और उन दोनों की मौत हो गई है और गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया है। राज वापस अपने गाड़ी में आकर बैठ गया। वो उन लड़कों को भला बुरा कहने लगा कि जरूर पीकर चला रहे होंगे, आवारा होंगे। उसके सब्र का बांध टूट ही रहा था कि तभी एक नौजवान युवक उसके गाड़ी के शीशे पर खटखटाया। राज ने शीशा नीचे किया। वो युवक बोला कि यह जाम सुबह तक नहीं खुलने वाला है, आप एक काम कीजिए, अपनी गाड़ी गांव के रास्ते से ले लीजिए। आधे घंटे में आप जाम को पार करके वापस उरई के पास हाईवे पकड़ लेंगे। श्रद्धा राज से बोली कि किसी अनजान रास्ते पे जाने से बेहतर यही होगा कि हम लोग यहीं इंतजार कर लेते हैं या वापस कानपुर चल देते हैं। लेकिन राज कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने तुरंत गाड़ी को गांव की कच्चे रास्ते की तरफ उतार दिया। उस वक्त श्रद्धा को डर था कि कहीं उन लोगों के साथ कोई लूट घसोट की वारदात न हो जाए, लेकिन आगे क्या होने वाला था इससे तो दोनों पति पत्नी अनजान थे। गाड़ी कच्चे रास्ते को पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ रही थी वैसे वैसे श्रद्धा के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। लगभग 10 मिनट लगातार आगे चलने के बावजूद भी न तो कोई इंसान दिख रहा था और न ही कोई घर। वक्त के साथ कोहरा, सन्नाटा और अंधेरा भी बढ़ते जा रहा था। इस बार राज के बेटे अंकित ने बोला कि पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें गाड़ी वापस मोड़ लेनी चाहिए। लेकिन तभी राज को दूर एक धुंधली रोशनी नजर आई और वो अंकित की बात अनसुनी करके अपनी गाड़ी तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ाने लगा। जब वो लोग उस रोशनी के पास पहुंचे तो पता चला कि वो एक कब्रिस्तान है। अब श्रद्धा का डर बदल चुका था। अब उसे लूट घसोट का डर नहीं बल्कि भूत प्रेत का डर सताने लगा। श्रद्धा ने राज से गाड़ी को तेजी से निकालने के लिए बोला, लेकिन राज भूत प्रेत पे कोई यकीन नहीं करता था। उसे यह सब मजाक और काल्पनिक लगता था। वो अपनी गाड़ी ठीक कब्रिस्तान के गेट के सामने रोशनी के नीचे रोककर श्रद्धा से बोला कि शायद हम लोग रास्ता भटक गए हैं और उसे भूख भी बहुत तेज लगी है, तो क्यों ना जो खाना हम घर से पैक करवा के लाए हैं उसे यहीं खा लेते हैं। श्रद्धा की घबराहट समय के साथ बढ़ती जा रही थी और बढ़ना लाजमी भी था। रात के 12:30 बजे कोहरे और धुंध के भरे जंगल के बीच कब्रिस्तान के सामने आखिर किसे डर नहीं लगेगा। लेकिन राज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फैमिली पिकनिक पर आया है। श्रद्धा खाना खाने से इनकार कर दी और अपने बेटे अंकित को अपनी गोद में लेकर कार के अंदर ही बैठी रही। वहीं राज खाने के पैकेट को कार के बोनट पर खोलकर खाने लगा। सन्नाटा इतना था कि ठंडी हवा भी सुई की तरह चुभ रही थी। फिलहाल राज ने खाना खाया और वापस अपने गाड़ी में बैठकर आगे का सफर तय करने के लिए तैयार हो गया। श्रद्धा और अंकित दोनों ही कार के बैक सीट पर सो चुके थे। राज ने जैसे ही कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, कार स्टार्ट ही नहीं हुई। राज वापस बाहर निकला और कार के बोनट को खोलकर चेक करने लगा, पर उसमें उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। और फिर राज ने जैसे ही बोनट बंद किया तो जो उसके सामने था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। गाड़ी के ऊपर वही नौजवान युवक बैठा था जिसने उसे गांव के रास्ते आने की सलाह दी थी, लेकिन इस बार वो कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा था। उसकी दोनों आंखें ऐसे लाल थीं जैसे खून निकल रहा हो। उसके बदन पर जैसे मोबिल लगा हो और वो राज को बहुत गुस्से में घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर के लिए तो राज की आवाज ही गायब हो गई, क्योंकि जो भी हो रहा था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अनरियलिस्टिक था। राज किसी तरह हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि भाई,
तुम गाड़ी के ऊपर क्या कर रहे हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब राज की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, और वो नौजवान गाड़ी के ऊपर चुपचाप बैठे उसे एक टुक घूरे जा रहा था। अब तक तो राज को उसके गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब देर भी बहुत हो चुकी थी कि तभी राज को पीछे से एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। उसके हेडलाइट को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि वो उसी की तरफ आ रही थी। लेकिन राज को इस बात का एहसास तक नहीं था कि अब वो और भी ज्यादा भयावह मंजर को देखने वाला है। जब मोटरसाइकिल धुंध और कोहरे को चीरते हुए राज के कार के पास आई तो पता चला कि उस पर तो कोई बैठा ही नहीं है। अब राज की चीख निकल गई और वो गाड़ी के बोनट पर तेजी तेजी से अपने हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उसकी आवाज न तो श्रद्धा को सुनाई दे रही थी और न ही अंकित को। राज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे उसने पेशाब कर दिया। ठंड के महीने में उसकी शरीर पसीने से भीगे हुए थे कि तभी उस कब्रिस्तान का दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकल कर आया। उसने गाड़ी के छत पर बैठे नौजवान को घूर कर देखा और फिर राज के पीछे ऐसे देखा जैसे मानो कोई और भी खड़ा हो। उस बूढ़े व्यक्ति को देखते ही कार के ऊपर बैठा नौजवान जोर जोर से रोने लगा। उस वक्त आवाज दो लोगों के रोने की आ रही थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि कोई भी उसे सुनकर डर जाता। आवाजें धीरे धीरे असहनीय होती जा रही थी। राज ने अपने दोनों कानों को हाथों से ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी अचानक से सब कुछ एकदम से शांत हो गया। गाड़ी के ऊपर बैठा वो युवक गायब हो गया और वो बाइक भी गायब हो गई। इसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बिना कुछ बोले वापस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। राज दौड़कर अपने कार में बैठा, उसे स्टार्ट किया और बैक गियर में गाड़ी भगाने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसे वापस हाईवे मिल गया, लेकिन इस बार उसने उदयपुर का नहीं बल्कि वापस कानपुर का रास्ता पकड़ा। श्रद्धा और अंकित अभी भी सो ही रहे थे। घर पहुंचकर राज ने उन दोनों को जगाया। श्रद्धा जगते ही बोली कि हम लोग उदयपुर आ गए क्या? राज ने बस इतना ही बोला कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, बाकी बात कल बताऊंगा। और वो चुपचाप गाड़ी पार्किंग में लगाया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। डर के मारे वो अभी भी कांप रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। यह सोचकर वो सारी रात सो नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। और जब सुबह उसने अखबार देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। नेशनल हाईवे 27 पर मरने वाले लड़कों में से एक लड़के की तस्वीर उसी नौजवान युवक की थी जिसने राज को रास्ता बदलने की सलाह दिया था और जो उसके कार के ऊपर बैठा था, और बाइक भी वही थी। श्रद्धा उससे उसके घबराहट की वजह पूछती रही, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो 15 दिन तक अपने कमरे में बंद रहा। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। फिर 15 दिन बाद एक सुबह जब वो उठा तो बहुत हल्का और अच्छा महसूस कर रहा था। उस दिन वो सबसे हंस के बात किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े बोझ से मुक्ति पाया है। वो श्रद्धा से माफी मांगा, अपने बेटे अंकित से माफी मांगा, सबके साथ बैठकर नाश्ता किया और अपने बाइक से ऑफिस के लिए निकल लिया। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद श्रद्धा के घर लैंडलाइन पे पुलिस स्टेशन से कॉल आया, जिसमें उसे पता चला कि उसका पति राज लोडेड ट्रक के पलटने की वजह से उसके नीचे दबकर मर गया और उसके जेब से एक चिट्ठी भी मिली है। श्रद्धा बेसुध हो गई। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पहुंचते ही वो राज के चकनाचूर शरीर को देखकर रोने लगी। फिर उसे खून से लथपथ एक चिट्ठी दिया गया, जिसे पढ़कर वो हैरान रह गई। उसमें लिखा था, प्रिय श्रद्धा और मेरे बेटे अंकित, हो सके तो मुझे माफ कर देना। काफी जद्दोजहद के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि मुझे अब यहां से जाना पड़ेगा। राजेश और इरफान से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। ये लोग वही हैं जो हमारे उदयपुर जाते वक्त रास्ते में ओवरलोडेड ट्रक के नीचे दबकर मर गए थे, और इरफान ने ही हमें गांव के अंदर से जाने की सलाह दी थी। उसके बाद जब तुम दोनों सो गए थे तब यह लोग दोबारा मुझसे मिलने कब्रिस्तान के सामने आए थे। उस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन दोबारा जब यह मुझसे हमारे घर पर मिलने आए तब सारी बातें अच्छे से क्लियर हो पाई। असल में उस दिन इन लोगों ने कोई शराब का सेवन नहीं किया था। यह तो राजेश की बहन की शादी की तैयारी के लिए कुछ सामान लेने जा रहे थे कि तभी रास्ते में ट्रक के नीचे दबने की वजह से इनकी मौत हो गई।
यह लोग मुझसे पहले नाराज थे, लेकिन अब हम पक्के दोस्त बन चुके हैं और अब इन्हीं दोनों के जिद की वजह से मुझे यहां से जाना पड़ रहा है। मैं सारे जरूरी कागजात डाइनिंग टेबल पर रख दिया हूं। तुम लोग अपना ख्याल रखना। तुम लोगों का प्यारा राज। श्रद्धा उस चिट्ठी को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके और राज के साथ आखिर यह सब हुआ क्या। ऐसे ही किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए रोडार्क को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। नमस्कार।